पारंपरिक धारणा में ऐसा माना जाता है कि किसी भी देश को जो खतरा होता है वो दो तरीके से होता है, या तो देश के अंदर से हो सकता है या देश के बाहर से हो सकता है। ठीक है, शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए हर देश क्या करता है, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता है, अपनी सेना को बढ़ाएगा, अपने पास आधुनिक हथियार लाने का प्रयास करेगा, टेक्नोलॉजी का विकास करने की कोशिश करेगा और इसके अलावा आर्थिक रूप से भी मजबूत होने की कोशिश करेगा। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की, जो हमारी बुक 1 है। इसका चैप्टर नंबर 5 है समकालीन विश्व में सुरक्षा। बहुत ध्यान से आपको ये चैप्टर देखना है। वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी आसान है, लेकिन इसमें से एक या दो टॉपिक ऐसे हैं जो ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो हो सकता है आपको 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद ही समझ में आए। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है, अच्छे तरीके से समझना है। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसको जरूर ज्वाइन करो। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसमें जाके ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी, वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको PDF के नोट्स जो हैं वो PDF नोट्स टाइम टू टाइम यहाँ पे मिल जाया करेंगे। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। टाइम निकलेगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, और वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है, आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी। वहाँ पे भी आप फ्री में नोट्स अवेलेबल हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वह है सुरक्षा का अर्थ। सुरक्षा का क्या अर्थ है आपको ये समझाना है। तो देखिए, सुरक्षा को अगर हम सिंपल भाषा में समझें, बिल्कुल आसान भाषा में, तो हम कह सकते हैं सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरे से आज़ादी। यदि आप खतरे से आज़ाद हो तो आप अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हो। ठीक है, ये इसका बुनियादी अर्थ है, लेकिन हमें इसको और ज़्यादा डीप में जाके समझना है। तो चलिए इसको देखते हैं। सुरक्षा का मतलब क्या है, खतरे से आज़ादी। ठीक है, यदि आप घर पे रह के सुरक्षित महसूस करते हो, आपको लगता है कि घर पे आपके लिए कोई खतरा नहीं है, तो आप कह सकते हो कि आपको घर में सुरक्षा मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको बाहर कहीं पे जाके ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे आपके लिए कोई खतरा नहीं है, ठीक है, आप खतरे से आजाद हो, तो आप अपने आप को वहाँ पे सुरक्षित मान सकते हो। लेकिन इसका एक गहरा अर्थ भी है। क्या आप हर जगह सुरक्षित हो? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नहीं। इसको हम कैसे समझेंगे, आगे डिटेल में समझेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हमारे जीवन को हर जगह खतरा होता है। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को हर जगह खतरा है। ठीक है, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि यार मैं तो घर पे रहूंगा, घर पे मैं ज़्यादा सेफ हूँ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मौत है वो घर पे नहीं आ सकती? मौत तो कहीं पे भी आ सकती है। तो कोई कैसे घर पे सुरक्षित हो सकता है? कई ऐसे लोग हैं जो घर पे भी मर जाते हैं। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कैसे कह सकते हैं कि घर सुरक्षित है? घर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिससे किसी की डेथ हो सकती है। एग्जाम्पल, मैंने अभी कुछ दिन पहले न्यूज में पढ़ा था कि किसी ने कूलर को छू दिया, कूलर में करंट आ रहा था, उसकी डेथ हो गई। घरों में कूलर होता ही है। किसी ने कहीं पे आप सुनते हो सिलेंडर फट गया, वहां पे आग लग गई, उसके कारण लोग मर गए। कहीं पे घर गिर गया, भूकंप आ गया, या कुछ भी हो सकता है भाई। तो डेथ तो कहीं पे भी हो सकते हैं ना। तो अगर हम इस तरीके से देखें कि हम यहाँ पे सुरक्षित है, हम वहां पे सुरक्षित है, हम कहीं पे भी, तो रियलिटी ये है कि हम कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। खतरा हमारे सिर पे हमेशा मंडराता रहता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हम हर छोटे छोटे खतरे को भी खतरा मान ले? अब कहने का मतलब है, माचिस हर घर में होती है, हर सभी के किचन में एक माचिस होती है, जिससे आप जब खाना बनाते हो तो उसको जलाते होंगे, चूल्हे वगैरह को। ठीक है, तो क्या माचिस से आग लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। माचिस खतरनाक भी है, लेकिन माचिस का यूज भी होता है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि हर एक छोटी छोटी चीज को हम खतरा नहीं मानेंगे। तो फिर हम खतरा किस चीज को मानेंगे? हम उस चीज को खतरा मानेंगे जिससे हमारे जीवन के केंद्रीय मूल्यों का खतरा हो, यानी कि जो बहुत भयानक नुकसान हमको पहुंचा सकता हो, हम केवल उन्हीं चीजों को खतरा मानेंगे। अगर हम छोटी छोटी चीजों को खतरा मानने लगे ना, फिर तो हम कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। आप सड़क पे जा रहे हो सकता है कोई गाड़ी आके आपको ठोक दे। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई आपको, वहां पे भी तो सुरक्षित नहीं हो। तो ऐसे में हम हर एक छोटी छोटी चीजों को खतरा नहीं मानते। ठीक है, अब डिटेल में समझते हैं। देखिए, हमारा जो अस्तित्व होता है ना, मानव के अस्तित्व को हमेशा, यानी कि हमारे जीवन को हमेशा खतरा रहता है, हर जगह खतरा रहता है। ठीक है, जब हम घर से निकलते हैं तो खतरा हमारे सिर पे मंडराने लगता है। अब इसका मतलब ये मत सोचना कि हम घर पे रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। मृत्यु तो घर पे भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ये माना जाता है कि घर पे हम सुरक्षित रहते हैं और बाहर हमको खतरा ज्यादा होता है। ठीक है, आगे देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप घर पे सुरक्षित हो तो ये भी आपकी भूल है, क्योंकि घर पे भी हम पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं रहते हैं। तो ऐसे में हर खतरे को हम खतरा नहीं मान सकते। अब छोटी छोटी बात को हम खतरा थोड़ी मानेंगे, ऐसे तो फिर हमारा जीवन ही किसी काम का नहीं रहेगा। अगर हम हर चीज को खतरा मानेंगे तो फिर हमको खतरा किसको मानना है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो ऐसे में हम
उस खतरे को सुरक्षा के लिए खतरा मानेंगे जिससे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो, यानी कि जो बहुत बड़े लेवल पे खतरा पहुंचाता हो, पूरी मानवता को नुकसान पहुंचाता हो, ठीक है, तो उसको हम खतरा मानेंगे। ठीक है, केंद्रीय मूल्य का मतलब क्या है? व्यापक खतरे, यानी कि जो बहुत गंभीर खतरा है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो घर पे हम प्रेस यूज करते हैं ना, प्रेस से हम कपड़ों पे प्रेस करते हैं। अब कई बार क्या होता है, उस प्रेस में भी करंट आ जाता है, लोगों को करंट लग जाता है, मर जाते हैं। हम घर पे कूलर चलाते हैं, कूलर में भी कई बार करंट आ जाता है, उसमें भी करंट लग के लोग मर सकते हैं। हम घर पे सिलेंडर यूज करते हैं, सिलेंडर फट सकता है, सिलेंडर से भी मौत हो सकती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को हम खतरा नहीं मानेंगे, हम केवल उन चीजों को खतरा मानेंगे जो सच में गंभीर खतरे हो सकते हैं, यानी कि जो हमारे जीवन के लिए व्यापक खतरे हो सकते हैं, बहुत बड़े खतरे हो सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे खतरे जिन्हें रोकने के उपाय नहीं करे उसके भयंकर नुकसान होंगे तो उसको हम खतरा मान सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है आपके सामने, आतंकवाद। आज पूरी दुनिया आतंकवाद से पीड़ित है। ठीक है, आतंकवाद क्या है? आतंकवाद एक खतरा है, इसको हम बहुत बड़ा खतरा मान सकते हैं क्योंकि इससे मानवता को खतरा होता है। ठीक है, और अगर इसका सही समय पे रोकथाम नहीं किया गया, इसका सही उपचार नहीं किया गया, तो ये पूरी आप ये लगा लो कि मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये इसको हम खतरा मानेंगे। ठीक है, तो किन चीजों को खतरा मानना है और किन चीजों को खतरा नहीं मानना, ये आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद ये तो सिंपल था, आप समझ गए कि भाई हर जगह खतरा है, लेकिन हम सब चीजों को खतरा नहीं मानेंगे, कुछ ही चीजों को हमको खतरा मानना है, ये तो ठीक है। अब बात करते हैं सुरक्षा की। तो सुरक्षा की दो धारणाएं मानी गई हैं। एक है पारंपरिक धारणा जो ट्रेडिशनल है, जो पहले से चली आ रही है। एक है अपारंपरिक धारणा, इसको ना गैर पारंपरिक धारणा भी कहते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पेपर में अपारंपरिक धारणा ना लिखा हो और गैर पारंपरिक धारणा लिखा हो, तो भी आपको यही समझना है। ठीक है, तो सुरक्षा को हम कितने कैटेगरी में बांटेंगे? दो कैटेगरी में। कौन कौन सी? एक तो है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा और एक है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? गैर पारंपरिक धारणा। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। अब देखते हैं, अब ये जो सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है, इसको भी हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, यानी बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, और अपारंपरिक को तो हम आगे डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पारंपरिक को समझ लेते हैं ताकि आपको आसान हो। ठीक है, अब पहले ये देखो, मैं आपको पारंपरिक वाला समझा देता हूं, आपको ज्यादा आसानी से मैप में समझ में आ जाएगा। देखो, ये भारत का मैप है। ठीक है, भारत को मैंने अलग से हाईलाइट कर रखा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। अब देखो, हमारे देश को जो खतरा होता है ना, पारंपरिक धारणा में ऐसा माना जाता है कि किसी भी देश को जो खतरा होता है वो दो तरीके से होता है, या तो देश के अंदर से हो सकता है या देश के बाहर से हो सकता है। ठीक है, तो जो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा होती है वो खतरे को दो तरीके से मानती है। ठीक है, कैसे मानती है? पहले नंबर पे कहती है या तो खतरा हमको बाहर से हो सकता है, ठीक है, दूसरे नंबर पे कहती है या तो खतरा हमको अंदर से हो सकता है। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए चाइना भारत पे आक्रमण कर दे। ठीक है, मान लीजिए चाइना ने भारत पे आक्रमण किया, या फिर मैं एग्जांपल दे देता हूँ 1962 वाला। चाइना ने क्या किया था? भारत पे आक्रमण किया था। तो ये क्या है? चाइना भारत से बाहर का है, यानी बाहर से हमारे यहाँ पे नुकसान पहुंचाया गया है, तो इसको बाहरी खतरा मानेंगे। लेकिन कई बार देश के अंदर दंगे हो जाते हैं। ठीक है, देश के अंदर मान लीजिए जैसे साउथ में दंगे हो गए, ठीक है, तो वो देश का क्या है? अंदर से खतरा माना जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में मान लो लड़ाई झगड़ा दंगा हो गया, तो वो क्या माना जाएगा? देश के अंदर से खतरा माना जाएगा। तो पारंपरिक धारणा में खतरे को दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक बाहर से खतरा, एक अंदर से खतरा। ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया है ना, तो आपका आगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं और डिटेल में समझते हैं। अब सबसे पहले हम बाहरी सुरक्षा को समझ लेते हैं, आपको ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, देखिए, बाहरी सुरक्षा में क्या माना जाता है कि जो सैन्य खतरा होता है इसको ज्यादा खतरनाक समझा जाता है, क्योंकि देखो कोई भी बाहर का देश जो होगा, अगर वो आक्रमण करेगा तो ज्यादातर चांस यही है कि वो अपनी सेना के द्वारा ही आप पे आक्रमण करेगा या किसी भी देश पे आक्रमण करेगा ना। तो हम क्या कहेंगे कि जो बाहर से खतरा होता है ना किसी दूसरे देश से, तो उसको हम बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत देखते हैं। खतरे के स्रोत का इसमें इसमें जो खतरे का स्रोत होता है वो कोई दूसरा देश होता है। देखो, क्योंकि मान लीजिए भारत है, ये भारत का मैप है, मान लीजिए बाहर से कोई आक्रमण कर रहा है तो वो बाहरी देश ही है ना, कोई अपने अंदर से थोड़ी करेगा। अंदर से अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो अंदरूनी खतरा हो जाएगा। तो इसमें बाहर से खतरा होता है, तो इसलिए स्रोत जो होता है, सोर्स जो होता है, वो कोई दूसरा मुल्क होता है। अब वो दूसरा मुल्क कोई भी हो सकता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, या XYZ कोई भी देश हो। ठीक है, तो ये बाहरी सुरक्षा है।
और डिटेल में समझते हैं। सैन्य हमले में सिर्फ सैनिकों को नहीं मारा जाता, बल्कि इसमें कई बार सिविलियन भी मारे जाते हैं। यानी कि जब कोई देश दूसरे देश पे अपनी सेना के जरिए आक्रमण करता है, हमला करता है, तो ये मत सोचिए कि उसमें केवल सेना के लोग ही मारे जाएंगे, बल्कि उसमें कभी कभी आम नागरिक भी मारे जाते हैं। वहां के जो सिविलियन होते हैं वो भी कई बार मारे जाते हैं। ठीक है। सैन्य हमले से किसी देश पर हमले के द्वारा वहां की सरकार का हौसला तोड़ा जाता है। ज्यादातर सैन्य हमला इसलिए किया जाता है ताकि वहां की सरकार का हौसला तोड़ा जाए। और बाहरी सुरक्षा में हमें खतरा जो होता है वो ज्यादातर हमारे पड़ोसी दो देश जो होते हैं उन्हीं से रहता है। ठीक है। हमें पता होता है कि हमारे पड़ोस में कौन सा देश ज्यादा ताकतवर है, कौन सा देश हमसे कम ताकतवर है। ठीक है। तो हम ये समझ जाते हैं कि हमारे लिए खतरा कौन हो सकता है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ इसको। वापिस से आप मैप में चलिए। अब आपके सामने मैप है, आपके सामने हमारे पड़ोसी देश हैं। आप यहाँ पे पाकिस्तान को देख रहे हो, अफगानिस्तान को देख रहे हो। ठीक है। इधर आते हो तो आप चाइना को भी देखते हो, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। अब हम ध्यान से देखेंगे तो हमको एक चीज पता लगेगी कि चाइना जो है वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश हैं ये हमसे कमजोर हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लियर समझ जाते हैं कि हमको फ्यूचर में, भविष्य में ज्यादा खतरा किससे हो सकता है। ठीक है। तो यही कहा जाता है बाहरी सुरक्षा में कि जो खतरे का स्रोत होता है वो कोई बाहर का देश होता है, और वो ज्यादातर हमारे पड़ोसी देश ही हो सकते हैं। ठीक है। तो हमें आसपास देखने से क्लियर पता लग जाता है कि कौन सा देश हमसे ताकतवर है, किससे हमको ज्यादा खतरा हो सकता है। ठीक है। तो किसी सरकार के पास मान लो युद्ध हो जाए, मान लो किसी देश ने किसी दूसरे देश पे आक्रमण कर दिया और युद्ध हो गया, तो युद्ध की स्थिति में किसी भी सरकार के सामने तीन ऑप्शन होते हैं। वो तीन ऑप्शन या तीन विकल्प कौन से होते हैं? सबसे पहला ऑप्शन तो यही होता है कि भाई सीधा सीधा सरेंडर कर दो, यानी आत्मसमर्पण कर दो। पहला ऑप्शन तो ये है, जो कि मेरे हिसाब से कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि वो सरेंडर करे। ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो कौन सा होता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि जो दूसरा पक्ष है उसकी बात को बिना युद्ध किए ही मान लेना। यानी कि भाई देखो, उसे लग रहा है कि युद्ध करने वाला है और ऐसे ऐसे धमकी दे रहा है, तो उसकी बात को मान लो, युद्ध होने से रोक लो। दूसरा ऑप्शन ये होता है, यानी पहला ऑप्शन है सरेंडर कर दो, दूसरा ऑप्शन है उसकी बात को मान लो। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन क्या होता है? तीसरा ऑप्शन ये होता है कि जब तक है जान, समझ रहे हो, यानी कि जब तक हम हैं तब तक हम लड़ते रहेंगे। यानी युद्ध हो जाने पर अपनी रक्षा करना और सामने वाले को ये दिखा देना कि भाई ना तो हम आत्मसमर्पण करने वाले हैं, ना तो हम डरने वाले हैं, ना तो हम पीछे हटने वाले हैं। हम लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे पास हमारा आखिरी सैनिक नहीं बचेगा। ठीक है। यानी कि तीसरा ये होता है कि सामने वाले को डरा दो कि भाई हम तो बिल्कुल तैयार हैं, आओ लड़ो। ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन होते हैं किसी भी सरकार के पास। इसमें हमलावर को पराजित करना होता है, मेनली जो जिसने हमला किया उसको हराने के उद्देश्य से ही ये होता है। ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया भाई, जो सुरक्षा होते हैं उसके दो कैटेगरी में बांटते हैं, पारंपरिक, अपारंपरिक। और पारंपरिक को दो हिस्सों में बांटते हैं, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। अभी हम बाहरी पे बात कर रहे थे। ठीक है। आंतरिक पे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे एक छोटा सा टॉपिक याद आ रहा है, और ये है शक्ति संतुलन। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपके पेपर में कई बार आया हुआ है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी एक से ज्यादा बार ही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ रखा है। ठीक है। तो अब हम शक्ति संतुलन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आंतरिक के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, इसको समझ लेते हैं। शक्ति संतुलन, जैसा कि मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, आप वर्ल्ड के मैप को देखो, उसमें भारत को देखो। भारत के पड़ोस में देखो, आपको बहुत सारे देश दिखेंगे, जैसे चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया। बहुत सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ देश ऐसे हैं जो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, या कोई देश ऐसे हैं जो हमसे कम ताकतवर हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए ये भारत है। ठीक है। हमारे पास मान लो 200 परमाणु हथियार हैं। ठीक है। मैं आपको ना थोड़ा एग्जांपल से समझा रहा हूं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब दूसरी तरफ है चीन। चीन हमारा पड़ोसी देश है। अब ये मान लीजिए कि चीन के पास है 300 परमाणु हथियार। ठीक है। हमारे पास मान लो है सेना 1 लाख की। अब इतनी नहीं है, मैं आपको केवल एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। और मान लीजिए चाइना के पास सेना है 2 लाख। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि यार हमारे से ज्यादा हथियार तो इसके पास है, हमारे से बड़ी सेना तो इसके पास है। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आता है कि ये देश जो है हमसे ताकत के मुकाबले में हमसे आगे है। अब हमें क्या करना है? हमें शक्ति संतुलन करना है। शक्ति संतुलन करने का मतलब है हमको उसके बराबर जाना है। ठीक है। जब हम बराबर में पहुंच जाएंगे, बराबरी में पहुंच जाएंगे, तब शक्ति संतुलन स्थापित हो जाएगा। तो ऐसे में जो देश कमजोर होता है वो हमेशा चाहता है कि उसके जो पड़ोसी देश है उसके बराबर वो पहुंच जाए। ठीक है। उसके बराबर पहुंच जाए
तो ऐसे में वो शक्ति संतुलन करने के लिए क्या करेगा, अपने हथियार बढ़ाएगा। अगर इसके पास 200 300 है, हमारे पास 200 है, तो हम भी कोशिश करेंगे हमारे पास 100 हथियार और आ जाए और हम भी 300 पे हो जाए तो हम उसके बराबर हो जाएंगे। इसके पास 2 लाख की सेना है, हमारे पास 1 लाख है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि 1 लाख सेना और हमारे पास हो जाए जिससे कि हम उसके बराबर हो जाए। यानी कि हम हथियार इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, सेना को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जिस समय दोनों देश बराबरी पे आ जाएंगे। ठीक है, जब वो बराबरी पे आ जाते हैं तब कहा जाता है कि शक्ति संतुलन हो गया है। ठीक है, तो हर देश अपने पड़ोसी देश से या दूसरे देश से जिससे उसको खतरा है वो शक्ति संतुलन करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा। अब मैं आपको किताब वाली लैंग्वेज में समझाता हूं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए, कोई देश अपने अड़ोस पड़ोस में देखने पर पाता है कि कुछ मुल्क छोटे हैं, यानी कुछ देश छोटे हैं तो कुछ देश बड़े हैं, कुछ देश कम ताकतवर हैं तो कुछ देश ज्यादा ताकतवर हैं। इससे हमको एक इशारा मिल जाता है। क्या इशारा मिल जाता है कि फ्यूचर में हमको किस देश से ज्यादा खतरा हो सकता है। ठीक है, मिस एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है, कोई पड़ोसी देश जरूरी नहीं है कि वो आपको हमले की तैयारी में जुटा हो, इस चीज के संकेत दे, यानी वो आपको बता दे कि भाई मैं हमला करने वाला हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं, ऐसा कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, और जरूरी नहीं है कि हमले का कोई रीजन भी हो, कि कोई कारण है तभी वो हम पे हमला कर रहा है, लेकिन वो हो सकता है कि वो हम पे हमले की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, तो फिर भी ये देखकर कि कोई देश बहुत ज़्यादा हमसे ताकतवर है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भविष्य में वो हम पे हमलावर हो सकता है, भविष्य में वो हम पर आक्रमण कर सकता है, हमको नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वजह से हर सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन एवं शक्ति संतुलन को स्थापित करने की कोशिश करती है सरकार, और कहीं ना कहीं संवेदनशील रहती है। ठीक है, दूसरों को देखकर संवेदनशील रहती है। तो कोई सरकार दूसरे देश से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने की कोशिश करती है। अब ये पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने की कोशिश का मतलब क्या है, जब हम तराजू में कोई सामान तोलते हैं तो हम बराबर बराबर देखते हैं ना, इसी तरीके से यहाँ पे शक्ति को देखा जा रहा है। जैसे मान लो कोई एक्स कंट्री है, किसी देश का नाम है एक्स, एक दूसरे देश का नाम है वाई। एक्स जो है वो उसके पास 1 लाख की सेना है। ठीक है, वाई के पास 1.5 लाख की सेना है। अब इसके पास तो 50,000 कम है सेना में, तो ये क्या कोशिश करेगा, अपना पलड़ा उसके बराबर लाने का, यानी ये भी कोशिश करेगा कि भाई हमारे पास भी 1.5 लाख सैनिक हो जाएं ताकि हमारा पलड़ा उसके बराबर हो जाए, यानी हम शक्ति संतुलन में उसके बराबर पहुंच जाएं। ठीक है, इसको शक्ति संतुलन कहा जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे देखो, जो देश नजदीक हो, जिनके साथ अनबन हो, या जिन देशों के साथ अतीत में कोई लड़ाई हो चुकी हो, यानी पहले हमारी किसी से कोई लड़ाई हो चुकी है, कोई युद्ध हो चुका हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पे ज्यादा जोर दिया जाता है। जैसे कि देखो, चाइना से हमारा 1962 में युद्ध हो रखा है, तो हम क्या चाहेंगे, हम हमेशा यही चाहेंगे कि भाई हम चाइना के हमेशा बराबर रहें ताकि चाइना को बराबर की टक्कर दे सके। ठीक है, शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए हर देश क्या करता है, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता है, अपनी सेना को बढ़ाएगा, अपने पास आधुनिक हथियार लाने का प्रयास करेगा, टेक्नोलॉजी का विकास करने की कोशिश करेगा, और इसके अलावा आर्थिक रूप से भी मजबूत होने की कोशिश करेगा। ये मत सोचना केवल हथियार होने से सब कुछ हो जाएगा, आर्थिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए, व्यापार भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हर मामले में आप उसके बराबर होगे, उसके आगे ही जाओगे, तभी शक्ति संतुलन स्थापित हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी बाहरी सुरक्षा हम पढ़ रहे हैं, बाहरी सुरक्षा का आखिरी टॉपिक है बाहरी सुरक्षा के उपाय, यानी बाहरी सुरक्षा करनी है तो क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहला सिंपल है, बिल्कुल कोई भी बता देगा कि अगर किसी बाहर के देश से अगर आपको टक्कर लेनी है, मजबूत बनना है, तो आपको अपनी सेना को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, फिर युद्ध के लिए तैयारी रखना है, यानी अपने आप को हमेशा युद्ध के लिए आपको तैयार रखना है। शक्ति संतुलन स्थापित करना, यानी शक्ति संतुलन स्थापित करके रखना है। दूसरे कोई देश आपसे ऊपर है तो आपको कोशिश करना है कि हथियार या सैन्य मामले में, आर्थिक मामले, हर मामले में आप उसके बराबर पहुंच जाओ। ठीक है, गठबंधन की नीति अपनाना, ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि कई बार क्या होता है, कोई देश ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता तो वो क्या करता है, दूसरे देशों के साथ ना अपना गठबंधन बना लेता है। जैसे कि मान लो भारत है, भारत ने कई सारे देशों के साथ अपना गठबंधन बना लिया। ठीक है, बहुत सारे देशों के साथ, और हमने ये बात कर ली कि अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो हम सारे मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे देश आक्रमण की स्थिति में क्या होंगे, भारत के साथ आ जाएंगे। तो इसको कहा जाता है गठबंधन बनाना। तो गठबंधन बनाना भी बाहरी सुरक्षा का एक अच्छा उपाय होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तो था बाहरी सुरक्षा, सिंपल बिल्कुल। अब बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा की। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में जवाब दीजिए।
हमको बाहर से ज्यादा खतरा होता है या अंदर से? ज्यादा खतरनाक क्या है, बाहरी या आंतरिक? अब मुझे कमेंट में जवाब दीजिए और अपना नाम जरूर लिखना, ठीक है। अब चलते हैं आंतरिक सुरक्षा को देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमें खतरा केवल देश की सीमा रेखा से बाहर से नहीं है, यानी किसी पड़ोसी देश से ही हमें हमेशा खतरा नहीं होता। खतरा हमें देश के अंदर भी रहता है। क्यों? क्योंकि देश के अंदर कई बार सांप्रदायिक हिंसा हो जाती है, यानी धर्म को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अलगाववाद हो जाता है। जो अभी हम अलगाववाद के ऊपर हम जो हमारी पॉलिटिकल की दूसरी बुक है उसमें पढ़ेंगे, एक क्षेत्रीय आकांक्षा नाम का चैप्टर, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि अलगाववाद जैसे मिजोरम में आपको देखने को मिला, नॉर्थ ईस्ट में और भी राज्यों में देखने को मिला, ये क्या होता है इसको वहां पे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। नक्सलवाद हो गया, जातीय हिंसा हो गई, राजनीतिक अस्थिरता हो गई, ये सब क्या है? ये सब आंतरिक सुरक्षा है, ठीक है, यानी कि आंतरिक खतरे हैं। अब ये मत सोचना कि बाहर से कोई दूसरे देश की सेना ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। देश के अंदर भी गद्दारों की संख्या कम नहीं है। देश के अंदर बहुत गद्दार हैं जो देश को बेचने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरा होते हैं, खतरनाक होते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, अभी जो एक आतंकवादी आक्रमण हमला हुआ है जिसमें कुछ देश के अंदर के भी लोग शामिल थे, ठीक है, जैसे कि न्यूज में देखने को मिल रहा है। तो ये ज्यादा खतरनाक होता है, आपको ये समझना है, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, मुझे उसका कमेंट में आंसर कीजिए। इसके बाद है कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीके बताओ। ये पारंपरिक तरीके हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल। इसमें यह माना जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल हमको नहीं करना, या फिर हिंसा का इस्तेमाल हमको बहुत कम करना है, या तो नहीं करना है या फिर बहुत कम करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? बहुत कम करना है। युद्ध जो है न्याय युद्ध होना चाहिए। अब न्याय युद्ध क्या होता है भाई? न्याय युद्ध का मतलब है कि युद्ध आप कर रहे हो तो उसके पीछे एक उचित कारण होना चाहिए। युद्ध हमेशा आत्मरक्षा के लिए होना चाहिए, या फिर युद्ध दूसरों को बचाने के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो युद्ध उचित कारण के लिए हो, आत्मरक्षा के लिए हो, किसी दूसरे को बचाने के लिए हो। युद्ध में जो हथियार यूज होते हैं उसका हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अगर मान लो कोई सेना हमारे सामने है, वो निहत्था कोई व्यक्ति है, या कोई सेना हमारे सामने सरेंडर कर देती है, आत्मसमर्पण कर देती है, ऐसे में हमें शत्रु को नहीं मारना चाहिए। इसको न्याय युद्ध कहा जाता है। सेना का उतना ही प्रयोग किया जाना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए काफी हो, ठीक है। आगे देखो, फिर बल प्रयोग हमको तभी करना चाहिए जब सारे उपाय फेल हो जाए, यानी पहले हमें बातचीत से सुलझाने का प्रयास करो। अगर बातचीत से ना सुलझे, सारे उपाय फेल हो रहे, तब जाके युद्ध करना चाहिए। हमें हथियारों पे कंट्रोल करना चाहिए, अस्त्र नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है। निशस्त्रीकरण की मांग होती है कि सभी राज्य, मतलब सभी राज्य का मतलब यहाँ पे देश से है, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, कितना भी ताकतवर हो, लेकिन कुछ खतरनाक हथियार जो होते हैं उसको कम से कम रखे अपने पास, ठीक है। जैसे कि इसके लिए कुछ संधि हुई है 1972 में, ये BWC संधि हुई थी, ये CWC संधि हुई थी, ठीक है। ये संधियां इसीलिए हुई है ताकि कुछ हथियारों पे कंट्रोल किया जा सके। तो सुरक्षा की गैर पारंपरिक या अपारंपरिक धारणा को एक बार देखते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा जो होती है ना, इसमें केवल सैन्य खतरों को नहीं बल्कि मानव अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों को शामिल किया जाता है। यानी इसमें यह देखा जाता है कि हमारे जीवन को, यानी मानव के जीवन को किन चीजों से बहुत ज्यादा, बहुत गंभीर खतरा हो सकता है, उन चीजों को इसमें शामिल किया जाता है अपारंपरिक या फिर गैर पारंपरिक धारणा में, ठीक है। आगे देखो, ये चीजें ना समझ में नहीं आती बच्चों को, इसलिए मैं बहुत ध्यान से और बहुत एग्जांपल दे दे के समझा रहा हूं, अच्छे से सुनो इसे। जैसे कि देखो, हिंसा, आपने देखा है कई बार देश में हिंसा हो जाती है और उस हिंसा के कारण कई बार सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, यानी कि बहुत गंभीर खतरा है। तो इसको हम किस में रखेंगे? अपारंपरिक धारणा में। खून खराबा, ठीक है, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, दंगा हो जाए, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। मान लो कहीं अकाल पड़ गया, अब अकाल पड़ गया है तो अकाल से बहुत सारे लोग मर जाएंगे, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? उसी कैटेगरी में आ जाएगा। मान लो कोई महामारी आ जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे आपने देखा था ना, कोविड बीमारी आई थी, जब महामारी आई थी, पूरी दुनिया में तबाही मच गई थी, कितने सारे लोगों की जान चली गई। तो इन सब चीजों को किस में रखेंगे हम? अपारंपरिक। क्यों? क्योंकि ये व्यापक खतरा है, गंभीर खतरा है, पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। प्राकृतिक आपदा, मान लो कोई भूकंप आ जाए, कोई सुनामी आ जाए, भूस्खलन हो जाए, ठीक है, कुछ भी इस प्रकार की अगर आपदा आ जाती है, या कोई तूफान आ जाए जिससे कि लोगों की जान चली जाए, ठीक है, तो ये सब इसी कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, मैंने कल एक चैप्टर पढ़ाया था आपका, इससे पहले वाला चैप्टर, उसमें ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में समझा दिया था, तो आप उसमें ग्लोबल वार्मिंग को समझ लीजिए। आतंकवाद, आतंकवाद आज पूरी दुनिया इससे पीड़ित है, पूरी दुनिया इससे पीड़ित है, ठीक है, आतंकवादियों से पूरी दुनिया पीड़ित है। और ये क्या है? ये व्यापक खतरे में रखा जाता है। बीमारियां जो हैं ये व्यापक खतरे में रखा जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा।
तो ये अपारंपरिक धारणा है। इसके अलावा ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा आता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लिख लो, रट लो, जो भी करना हो करो, पर ये क्वेश्चन याद करके जाना, पेपर में बहुत ज्यादा आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 6 मार्क्स में आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। खतरे के नए स्रोत बताओ। अब खतरे के नए स्रोत का मतलब क्या है, यानी ये वो स्रोत है जो आज से 50 साल 100 साल पीछे जाओगे तो ये खतरे के स्रोत माने ही नहीं जाते थे, लेकिन आज के समय में ये खतरे के स्रोत माने जाते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है खतरे के नए स्रोत, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं क्या क्या है। आतंकवाद। आतंकवाद आज के समय में जितना पूरी दुनिया को इसने पीड़ित कर रखा है, आज से 100-200 साल पीछे जाओगे तो आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा, तब अलग तरीके की चीजें होती थी, ठीक है। निर्धनता, गरीबी। क्या आप गरीबी को खतरा मानते हो? अगर नहीं मानते हो तो मानना शुरू कर दो, क्योंकि गरीबी भी एक बहुत बड़ा खतरा है और ये आपका खतरे का नया स्रोत माना जाता है, ठीक है। महामारी हो गई, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, प्रदूषण हो गया, पोल्यूशन। पोल्यूशन आज से 100 साल पीछे कोई पोल्यूशन नाम की चीज भी नहीं जानता था, लेकिन आज ये बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। प्राकृतिक आपदाओं को खतरा माना जाता है। शरणार्थियों की समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये भी खतरा माना जाने लगा है आज के टाइम पे, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या जो तेजी से बढ़ रही है, संसाधन घट रहे हैं, इसको भी एक खतरे के रूप में देखा जाने लगा है। एड्स जैसी बीमारी, बर्ड फ्लू जैसी बीमारी, इसको भी खतरे के स्रोत के रूप में देखा जाने लगा है, ठीक है। तो ये था। अब बात करते हैं अप्रवासी। अप्रवासी कौन है भाई? ठीक है, जो लोग अपनी मर्जी से देश छोड़कर जाएं, काम की तलाश में, कुछ भी हो, वो क्या कहलाएंगे? अप्रवासी कहलाएंगे। शरणार्थी कौन होते हैं? जो लोग मजबूरी में देश छोड़े, मान लो किसी देश में दंगे हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, मारकाट हो जाए, तो वो अपनी जान बचा के दूसरे देश में जाएं, तो उसको क्या कहा जाएगा? शरणार्थी कहा जाएगा, रिफ्यूजी कहा जाता है, ठीक है। आंतरिक रूप से विस्थापित का मतलब क्या होता है? जो लोग अपने यहाँ घर छोड़ के अपने देश के अंदर ही है, यानी घर तो छोड़ चुके हैं लेकिन देश के अंदर है। जैसे मान लो कोई यूपी से दिल्ली आ जाए, ठीक है, या मान लो कोई पंजाब से तमिलनाडु चला जाए, ठीक है, यह है तो वो देश के अंदर ही ना, मतलब एक देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसको आंतरिक रूप से विस्थापित जन के रूप में देखा जाता है। तो ये हो गया। एक टॉपिक हमारा है सहयोग मूलक सुरक्षा, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देखिए सहयोग मूलक सुरक्षा का मतलब क्या है, इसके नाम में ही आपको पता लग रहा है, सहयोग, ठीक है, इतना बस आप याद रखो, सहयोग यानी सहयोग मूलक सुरक्षा। सहयोग का मतलब क्या है कि वैसे कोई देश कितना भी ताकतवर हो, किसी के पास कितनी भी सेना हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे वो उस सेना से या उस पैसे से नहीं निपट सकता है, यानी कुछ समस्या उस देश के सामने ऐसी आ जाती है जिसके लिए कहीं ना कहीं हमें जरूरत होती है सहयोग की। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कोविड-19 बीमारी आई, पूरी दुनिया में तबाही मची, अमीर अमीर देश जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, इन्होंने क्या कर लिया? कुछ हुआ नहीं, वहां पे भी लाखों लोगों की जान गई। क्या वो पैसे से, सेना से अपनी उन लोगों की जान को बचा पाए? नहीं बचा पाए। तो ऐसे में क्या होगा? इसको सहयोग मूलक सुरक्षा कहते हैं, यानी कि जहां पे सहयोग की आवश्यकता हो, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से समझोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए आज मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के खतरे हैं और इन खतरों से निपटने के लिए किस चीज की जरूरत है? हमको सहयोग की जरूरत है, ठीक है। हर जगह हर खतरे में सैन्य कार्रवाई यानी कि सेना काम नहीं आती, हर समस्या को लड़ाई झगड़े से नहीं सुलझाया जा सकता। आतंकवाद या मानव अधिकारों की रक्षा में सैन्य शक्ति आपको भले ही उसकी जरूरत पड़ती हो, लेकिन गरीबी मिटाने में सेना काम नहीं आएगी। तेल की कमी, धातु की कमी, अप्रवासी की समस्या, शरणार्थी की समस्या, महामारी की समस्या, यहाँ पे आपका बल काम नहीं आएगा। ऐसे में क्या होगा? आपको जरूरत किस चीज की पड़ेगी? तो आपको सहयोग की जरूरत पड़ेगी, यानी जब सारे देश मिलकर सहयोग करेंगे, एक साथ आ जाएंगे, तब जाके निपट पाएंगे, ठीक है। तो ज्यादातर मामलों में सैन्य बल का प्रयोग मामले को बिगाड़ता है, बात नहीं बन पाती इससे। तो ऐसे में ज्यादा प्रभावी क्या होता है? ज्यादा प्रभावी ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रणनीति हो, यानी सभी देश आपस में मिल जाएं, एक साथ एक दूसरे की मदद करें, ठीक है। सहयोग द्विपक्षीय भी हो सकता है, यानी दो देशों के बीच में हो जाए, महादेशीय यानी जिसमें बहुत सारे देश आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्षेत्रीय भी हो सकता है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है। सहयोग मूलक सुरक्षा में अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जब सारे तरीके फेल हो जाए तब आप बल प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है जो अपनी जनता को मार रही हो। मान लो कोई देश ऐसा है वो अपनी जनता को मार रहा है, ठीक है, वहां की सेना अपनी जनता को मारने लग जाए, तो ऐसे में क्या होगा? जो इंटरनेशनल जो बिरादरी है, जैसे यूएनओ है, कहीं ना कहीं यूएनओ परमिशन दे सकता है कि जाओ उस देश की जनता को बचाओ, ठीक है, सेना वहां पे भेज सकता है, तो ये हो जाएगा। तो इसी को सहयोग मूलक सुरक्षा कहा जाता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लो,
पहले तो आप ये देख लो जो आपके पीछे लिखा हुआ है, भारत की सुरक्षा की रणनीतियां। पेपर में लैंग्वेज को घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है घुमा के पूछे। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप अपने देश यानी अपने भारत के लिए क्या ऐसी सुरक्षा की रणनीतियां बनाओगे जिससे कि देश सुरक्षित रहे। ठीक है, क्या रणनीतियां बनाओगे आप सोचिए। तो इसमें 4 प्रकार की रणनीति है। सबसे पहले तो कोई भी होगा वो ये बोलेगा कि हम अपनी सेना को मजबूत करेंगे। ठीक है, यानी सैन्य क्षमता को मजबूत करेंगे, सेना की भर्ती करेंगे अधिक। ठीक है, हथियार आधुनिक होने चाहिए, सेना को ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, ऑपरेशन वगैरह करने के लिए। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा पॉइंट आप क्या बताओगे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, जैसे यूएनओ जैसों को सपोर्ट करना, ताकि यूएनओ हमारी जरूरत पे हमको सपोर्ट करे। ठीक है, ये। तीसरा क्या है, अंदरूनी समस्या से निपटना, क्योंकि जब तक आप अंदरूनी समस्या से नहीं निपटोगे ना, आप कितनी भी सेना बढ़ा लो, कितना भी हथियार इकट्ठा कर लो, देश के अंदर रोज दंगे हो रहे हैं तो वो ना सेना काम आने वाली ना हथियार काम आने वाले हैं। तो सबसे बड़ी समस्या होती है अंदरूनी समस्या, जिससे निपटना जरूरी है। चौथा क्या है, सामाजिक और आर्थिक विकास। अगर आर्थिक विकास किसी देश का नहीं है तो वो वैसे भी गुलाम होने के कगार पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझना है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। ये आपका जो चैप्टर था अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस 2025-26 के अनुसार मैंने बनाई ये वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।